हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को वॉइस में शोर सुनाई दे तो उसे आप बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि मैं सुबह जितने बजे भी उठ जाऊं यहाँ पर शोर हमेशा ही रहता है, वो रात का वक्त हो या दिन का। मैं सुबह 7 बजे भी उठ जाती हूँ तो भी शोर होता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद को भी आइडिया नहीं, तो इसीलिए आप लोग इस शोर को इग्नोर करेगा और साथ ही आप लोग मेरी इस वीडियो को एंजॉय करेगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो ना, जस्ट आपको एक सब्सक्राइब ही तो करना है। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनीमी टाइम। सियान ने अपने आप को गोली मार ली थी क्योंकि उसे 100% यकीन था कि अभी भी वो माया जाल के अंदर फंसा हुआ है। और फिर एपिसोड के स्टार्ट में सियान को दिखाया जाता है जिसकी आंखें अभी बंद होती हैं, और जैसे ही उसकी आंखें ओपन होती हैं और वो थोड़ा डर कर उठ गया होता है क्योंकि उसने अपने आप को ही गोली मारी होती है। और वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसके सर पे लग जाता है और तब उसे समझ में आता है कि वो किसी बॉक्स के अंदर बंद है। और वुशेंग कोई आम से बॉक्स में बंद नहीं, वो एक कॉफिन बॉक्स के अंदर बंद होता है और बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं जिसे वुशेंग सुनने लगता है। और फिर एक लड़का मास्टर कुयुन से पूछ रहा होता है कि इस कॉफिन के अंदर कौन बंद है, तो मास्टर उसे धीमी आवाज में बोलता है, ज्यादा मत बोलो, हो सकता है हमारे फायदे का सौदा हो। और साथ ही ये दोनों कॉफिन को एक जगह ले आए होते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ही सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। तो वो लड़का बोलता है, मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर कोई इंसान नहीं होगा, और अगर कोई होगा तो कोई खाना बनाने वाला होगा। और वो खुद ही सोचने लगता है कि इसके अंदर आखिरकार है क्या। और वुशेंग को दिखाते हैं जो अंदर ही अपने खंजर से इस ताबूत का ढक्कन खोलने के लिए लगा होता है। और वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाने के बाद कॉफिन को नीचे रख देते हैं और ये दोनों किस्मत की बातें करने लगते हैं। तो वो लड़का कैस लगाकर कह रहा होता है, मैं अपनी किस्मत पर पूरा यकीन रखता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इसके अंदर हमारा लक छुपा हुआ है। तो सामने वाला लड़का कहता है, नहीं, इसके अंदर बैड लक होगा। और सामने वाला लड़का कहता है, नहीं, इसके अंदर गुड लक है। और दोनों ही लड़ने लगते हैं और इन दोनों के बीच में शर्ट लग जाती है। और फिर कॉफिन को ये दोनों खुलता हुआ देखकर हैरान होते हैं और फिर ये दोनों ही डर जाते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलने वाला है, कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं। पर अंदर से वुशेंग सही सलामत निकलता है। और फिर वुशेंग कॉफिन के अंदर से बाहर निकलता है और फिर वो इन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों मुझे जानते हो। और वो दोनों ही सर पीट कर बैठ जाते हैं कि मैं हार गया। और सियान वहाँ के टेम्पल को देखकर कह रहा होता है, ये टोसी टेम्पल। और वो उन दोनों मास्टर से पूछता है, क्या सच में अबॉर्ड इलेक्ट्री ने इसे इनवाइट किया है। और फिर वो ब्लैक कपड़े वाला कहता है, लगता है हमारा बुरा नसीब आने वाला है। और वाइट कपड़े वाला कहता है, ये तो काफी अच्छा खाना बनाता है। तो ब्लैक कपड़े वाला कहता है, हाँ, तुमने ठीक कहा। तो वो दोनों वुशेंग से पूछते हैं, तुम वैसे कहाँ जाने का सोच रहे हो। तो वुशेंग कहता है, एम्पायर सिटी। तो वो ब्लैक कपड़े वाला उससे कहता है, क्या तुम जानते हो क्या हुआ है। तो वुशेंग ना में सर हिलाता है। तो ब्लैक कपड़े वाला उसे इनवाइट करता है अंदर आने को। और फिर ये तीनों टेम्पल के अंदर आ जाते हैं और मास्टर उसे कह रहा होता है, ये टोसू टेम्पल है और टोसू टेम्पल के नियर ही एम्पायर सिटी है। माइंड फोंग कह रहा होता है, यहाँ के जो पादरी हैं वो ना कल्टीवेट करते हैं और ना ही डेमन और घोस्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा ही बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया करते हैं। और हमें भी लगा था हमने कोई काम नहीं किया है तो हम इन लोगों की हेल्प कर दें। और फिर तुम इस कॉफिन के अंदर थे और अबॉर्ड का तो मौका मिल गया है हम पर ब्लेम लगाने का।
पर वो इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं आने वाला। तो किंग यू बोलता है, तुम्हें दूसरों के बारे में बात करने से ज्यादा तुम्हें खुद पर ही, अपने आप पर ब्लेम लगाना चाहिए। तो मास्टरमाइंड फोंग उसे इग्नोर करके वू शेंग से बात करता है और वू शेंग से कहता है, तुम्हारे यहाँ पर बाहर बहुत सारे दुश्मन हैं जो तुम्हें मार डालना चाहते हैं। अगर हम दोनों मास्टर ना होते तो शायद तुम। वो कुछ आगे बोलता इससे पहले ही किंग यू बोलता है, तुम ज्यादा बोल रहे हो। अगर तुम्हें याद ना हो तो हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे और हमने कोई खास काम नहीं किया है। तो मेंग फोंग बोलता है, हम इसके बारे में बाद में बात भी कर सकते थे। तो मास्टर किंग यू चिढ़ते हुए मुंह फेर लेता है। तो माइंड फोंग वू शेंग के पास जाता है और कहता है, जैसा भी है इसी बहाने हम मिले तो सही। और तुम बेहोश थे। तो वू शेंग कहता है, मैं बेहोश? हाँ, हमने उस लड़की को देखा कि उसने तुम्हें मार दिया है और फिर हम लोग इस कॉफिन को घसीटते हुए यहाँ तक ले आए। तो वू शेंग कहता है, वो लड़की कौन थी? तो माइंड फोंग कहता है, पता नहीं वो कौन थी। फिर इसके बाद हम दोनों हेल्प करना चाहते थे और कॉफिन के अंदर हमें यकीन नहीं था कि तुम अंदर होगे। और फिर आगे की बात किंग यू बोलता है कि हम भी वहाँ पर बेहोश हो गए थे और हमने भी एक ड्रीम देखा और हम अबोर्ड से मिले और अबोर्ड ने हमें कहा, इस कॉफिन को यहाँ तक ले आओ। और जब हम उठे तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी और कॉफिन को हमें अकेला वहाँ पर छोड़ के जाना ठीक नहीं लगा और हमें अबोर्ड के लास्ट वर्ड याद आए थे, जैसे आईने में फूल और झील के अंदर चांद चमकता है और सभी एक आईना है। और ये बातें किंग यू बता रहा होता है और साथ में वो कहता है, यहाँ पे खाना पीना कितना मुश्किल है। और वो इसे एक रूम में ले आए होते हैं और माइंड फोंग कह रहा होता है, हमें अबॉर्ड ने 3 महीने पहले कहा था अगर कोई भी बंदा यहाँ पर विजिट करे और उसका लास्ट का नाम वेंग हो तो हम उसे ये दिखाएं। और फिर ये दोनों एक चीज को ओपन करते हैं और दोनों ही साथ एक हैंडल को प्रेस करते हैं तो सामने वाला दरवाजा ओपन होता है। तो वहाँ पर वही बटरफ्लाई आसमान में उड़ते हुए नजर आती है। तो माइंड फोंग पूछता है, खूबसूरत है ना? तो वो शेंग कहता है, हाँ। तो माइंड फोंग उससे कहता है, यहाँ पर देखो। तो वो देखने लगता है। तो माइंड फोंग कहता है, ये एम्पायर सिटी है। तो वो शेंग कहता है, अगर ये एम्पायर सिटी है तो ये इतना खंडर क्यों है? तो माइंड फोंग कहता है, ये पहले ऐसा नहीं था। और फिर दोनों ही एक अलग अलग हैंडल को खींचते हैं तो दरवाजा और ज्यादा ओपन होता है। और फिर एक चीज को हम देखते हैं जो हमने शुरू में देखा था पहले सीजन में, और हम फिर से उसी 6 सिंबल को देखते हैं। और ये 6 सिंबल 6 फैमिली को ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं क्योंकि ये इनके क्लैन की निशानी होती है। अब बहुत चाहता था कि तुम इसे देखो। और ये लिंग सियो की स्टोरी है। ये 3000 पहले की बात है जहाँ पे 5 फैमिलियाँ एक साथ 5 खानदान थे। क्या आपने इसके बारे में सुना है? तो वो शेंग कहता है, हाँ, और इसका सीक्रेट के बारे में भी अब तो काफी लोगों को पता लग गया है। तो माइंड फोंग कहता है, नहीं, अभी इसके बारे में तुम जितना भी जानते हो वो तो बस अभी लास्ट पार्ट के बारे में ही जानते हो। रियल बात तो ये है 3000 साल पहले और इसके साथ साथ और भी फैमिलियाँ इंक्लूड थी। पहली क्लैन का नाम था लिंग, दूसरी का सॉन्ग और तीसरी का डाई और चौथी का शाय और 5वीं का सिया और छठी टैंग था। और लिंग फैमिली एक रॉयल फैमिली में से एक थी और सॉन्ग फैमिली 3000 साल पहले 4 फैमिलियों के ऊपर लीड किया करती थी। वो 4 फैमिलियों के लीडर थे और सॉन्ग फैमिली के लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और डाई फैमिली के पास कमांडर की पावर थी और शाई फैमिली के पास पूरे अखराजात का
उनके जिम्मे था और सिया फैमिली तिजारती मामलात को संभालती थी और जो टैंग फैमिली थी वो कंस्ट्रक्शन के काम को देखा करती थी और सभी कुछ सही चल रहा था। पर अचानक से एक दिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्थक्वेक आ जाएगा और पूरा एम्पायर सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सिटीजन के लोगों को बचाने के लिए तो लिंग फैमिली के मास्टर ने अपनी कुर्बानी देकर उन लोगों को बचाया, जिससे लिंग फैमिली के बड़े लोग मारे भी गए। और क्वीन लिंग सियाओ का ऑर्डर था कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाएं। तो ये सब 5 फैमिली थे। तो वू शेंग कहता है तो इन 5 फैमिली को लिंग फैमिली पर अटैक करने का मौका मिल गया। तो क्विंग यू कहता है नहीं, 5 नहीं 4 फैमिलियां थी। और माइंड फोंग कहता है लोगों की बातों में और सच्चाई में बहुत फर्क है। अगर इन सब के बाद एम्पायर सिटी को देखा जाए तो लाओ जिन टेम्पल विंडो से देख सकते हैं और हम ही वो दोनों हैं जो जानते हैं कि कौन ईवल है। और माइंड फोंग वू शेंग के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है सोंग फैमिली ने जंग को स्टार्ट किया और डाई फैमिली ने पूरी कोशिश की कि वो लोग बचा सकें। और जहाँ तक अभी तक अगर हम लोगों ने जहाँ तक इस स्टोरी को देखा है, हमें लगा था डाई फैमिली ही है जिसने पहले अटैक किया है और सोंग फैमिली बचाना चाह रही थी। यहाँ पर सभी कुछ उल्टा पता लगता है और एम्पायर सिटी इसीलिए खंडर हो गई है और डाई फैमिली के लोग अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर वू शेंग कहता है लिंग सियो उसी लैंड के अंदर दबकर मर गई क्या? तो क्विंग यू कहता है लोग कहते हैं कि वो वहाँ पर बंद थी। तो वू शेंग कहता है अब लिंग फैमिली का किंग कौन है और कौन एम्पायर सिटी से ताल्लुक रखता है? तो क्विंग यू कहता है मुझे यकीन है लिंग फैमिली की कोई ना कोई औलाद तो होगी और जिसे डाई फैमिली प्रोटेक्ट कर रही होगी। तो वू शेंग कहता है सामने वाले शहर को क्या कहते हैं? तो माइंड फोंग कहता है उस टाउन को साइमो कहते हैं और वहीं से एम्पायर सिटी का रास्ता है। और फिर क्विंग यू एम्पायर सिटी का जाने का रास्ता उसे बताता है, वो इजी और आराम से तुम वहाँ पहुँच सकते हो। तो क्विंग यू कहता है अबॉट ने हमें कहा था अगर तुम चाहो तो इस जगह पर आराम कर सकते हो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है। तो वू शेंग उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है और वू शेंग गलती से क्विंग यू को माइंग फोंग कहता है और माइंग फोंग को क्विंग यू। तो वो दोनों ही चिल्ला कर कहते हैं मैं क्विंग यू हूँ और मैं माइंड फोंग। तो वू शेंग उन दोनों को सॉरी बोलता है और ये मोमेंट थोड़ा सा फनी हो जाता है। और वो जाते जाते कहते हैं वो टाउन जो फ्रंट में है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो तुम्हें वहाँ पर अभी नहीं जाना चाहिए। पर वू शेंग तो वू शेंग है और उसे रोक पाना आसान तो नहीं, इसलिए वो रात के वक्त ही निकल जाता है हकीकत जानने के लिए। और वो जिस टाउन में जा रहा होता है वहाँ पर बिल्डिंगें टूटी फूटी हुई नजर आती हैं और वू शेंग एक बिल्डिंग के अंदर घुसता है और वो उस जगह को पूरी तरीके से चेक करता है। और वो एक रूम में जाता है, वहाँ पर अखाई की तलवार मिलती है उसे और साथ में उसके नीचे ही लेटर होता है जिसमें लिखा होता है पॉलिक्स प्लेस एम्पायर सिटी में 9 बजे आकर मिलो। तो वो फौरन भागता है और वहाँ पर दोनों मास्टर यही बात कर रहे होते हैं हमने इसे वार्न किया था पर फिर भी ये चला गया। और वो दोनों कहते हैं अबॉट ने बिल्कुल ठीक कहा था, कॉस्टिकिल ने केट को मार दिया। वैसे ये अबॉट कौन है हमें आगे पता जरूर लगेगा। और फिर पॉलिक्स प्लेस को दिखाया जाता है और फिर हम आते हुए डाइसिया को देखते हैं जो इसी पॉलिक्स प्लेस के अंदर आ रहा होता है। और फिर हम एक चमकती हुई चीज को देखते हैं जिसके अंदर एक डिवाइस होती है जो वू शेंग का हेडफोन मुझे नजर आ रहा होता है क्योंकि उसके पास ऐसा ही हेडफोन है। और इस हेडफोन को वही लड़की देख रही होती है जिसका नाम अभी भी हम लोग नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि ये लड़की है कौन।
और डाइसिया उस लड़की के पीछे आकर पूछता है और कितना टाइम है वो शेंग को यहाँ तक आने का। तो वो लड़की कहती है पता नहीं, शायद कुछ स्टिक जलने के बाद वो यहाँ आ जाए और वहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा है। तो वो लड़की कहती है तो वो शेंग को कैसे पता लग गया कि ये सब कुछ फेक था। तो डाइसिया कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन शायद वो लकी हो। तो लड़की कहती है लकी। तो डाइसिया कहता है वो पूरे तरीके से खरा उतरता है। तो वो लड़की कहती है नहीं, मुझे तुम काबिल नजर आते हो। अब ये क्या चीज की बातें कर रहे हैं, ये हमें आगे आने वाले वक्त में पता लगने वाला है। तो डाइसिया कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वू शेंग के साथ कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो वो लड़की पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कुछ लोगों को बेचकर उसे रोकने की कोशिश क्यों की है, जबकि मैं ये जानती हूँ कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो। तो वो हंसता है और कहता है मुझे तो बस एक और गेम खेलने का मौका मिल गया है उसके साथ। वो शेंग को दिखाते हैं जो एम्पायर सिटी आ गया होता है और फिर वो देखता है नकाब वाले आदमियों को और उसे पता होता है कि ये लोग कौन हैं। और वो शेंग छुप जाता है दीवार के पीछे और फिर अपनी बड़ी सी राइफल निकाल लेता है और उस राइफल के ऊपर पर्ची लगी होती है जिसमें लिखा होता है कि अब ये जो बंदूक है और भी अपग्रेड हो गई है। और ये बंदूक अपग्रेड किसी और ने नहीं, उसी लड़की ने की होती है जो उसकी दोस्त होती है, जो हमें सेकंड सीजन में मिली थी, और उसी ने इसकी राइफल को अपग्रेड कर दिया होता है। और फिर वो शेंग एक बंदे पर टारगेट लगाता है और फिर इन दोनों को दिखाते हैं और ये दोनों बैठकर ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं और साथ में वो कह रहा होता है मुझे लगता है ये जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा। तो वो लड़की कहती है वो शेंग अभी बस 3rd स्टेज पर है। तो डाइसिया ही कहता है हाँ ये 3rd स्टेज पर है और इसने बड़ी आसानी से डाइवूजी को मार दिया। और तुम ये मत भूलो कि मैं पहले ही स्टेज में था और मैं डाइवूजी जैसे 10 लोगों को भी आराम से मार सकता था। और गेम अब और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और वो अपना पत्ता फेंक कर बोल रहा होता है। तो वो लड़की अपना पत्ता फेंकते हुए बोलती है हो सकता है तुम हार जाओ। तो डाइसिया उसे कहता है तुम नहीं समझ सकती हार और जीत। और फिर वहाँ पर गन चलने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो समझ जाते हैं कि वो शेंग आ गया है। और डाइसिया अपना चाय का मग उठाकर कहता है नेवर माइंड, कुछ पत्तों को साफ करना ही जरूरी है। अब वो लोगों की बात कर रहा है या अपने ताज के पत्तों की, ये हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। और फिर सीन सियान की तरफ आता है और उसने एक बंदे को मार दिया होता है और अपनी राइफल छोड़कर वहां से कहीं गायब हो गया होता है। और वो तीनों गार्ड वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पे वो आदमी मरा था और वो राइफल को देखते हैं और उनको उसके आसपास कोई नहीं दिखाई देता। तो वो ढूंढने लगते हैं कि सामने वाला बंदा है कहाँ पर। और इसीलिए वो शेंग ने उन तीनों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया होता है और वो शेंग आगे की तरफ बढ़ता है पर एक बॉडीगार्ड उसे देख लेता है और उसके पीछे आ जाता है और अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगता है। और वो शेंग अपनी टेक्नोलॉजी से उस पर अटैक कर देता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक है नहीं, तो ये अपनी हर चीज़ को चार्ज कैसे करता है जो अब तक चल ही रही है। और हम देखते हैं अभी जिस बॉडीगार्ड को इसने मारा है उसने अपनी राइफल से ही उस पर निशाना लगाया होता है। और वो लड़की वहाँ बैठे हुए कह रही होती है कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो 7 स्टेज के लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और इनके लिए ये कर पाना बड़ा ही आसान होता है। तो क्या तुम इस तरह के टैलेंट को वेस्ट करना चाहोगे? तो डाइसिया कहता है क्या तुम्हें लगता नहीं तुम्हारे लोगों के अंदर टैलेंट भरा हुआ था और वो डिफेंड करते हुए उसका एंड हो गया। और यहाँ पे डाइसिया का मतलब होता है उसी लड़की का जो अर्थक्वेक में लोगों की हेल्प करते हुए वहीं फंस गई थी और जिसका नाम लिंसिया था। और तुम्हारे खानदान के लोगों ने भी
दम तोड़ दिया तो तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं। तो उस लड़की को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कभी भी लिंग फैमिली का अब नाम मत लेना। तो डायसिया अपनी बारी करते हुए कहता है मुझे बहुत ही गुस्सा आता है 2 तरह की गेम खेलने में, पर मुझे यकीन है इसमें से एक तो मैं ही जीतूंगा। और फिर से डायसिया को गन शूट की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसे देखकर ये बोलता है शायद एक हार कर। और वहाँ पर वू शेंग एक एक करके सभी बॉडीगार्ड को मार रहा होता है और वू शेंग के पीछे 3 बॉडीगार्ड डायसिया के आ गए होते हैं जो सीधा ही उस पर अटैक करने आए होते हैं। तो वू शेंग ने भी अपने फ्लाइट अटैक को एक्टिव कर लिया होता है जो वो तीनों को आराम से मार डालता है और वो सीधा ही अंदर जा रहा होता है। तो वो लड़की कहती है तुम वू शेंग की सलाहियतों को अच्छे से जानते हो तो तुम उससे बेट क्यों लगाना चाहते हो? तो क्या तुम जीतने से नफरत करने लग गए हो? तो डायसिया कहता है लास्ट 2 बार हम दोनों ही बराबर आए हैं योर हाइनेस, आप जीत गई। और वो ताज के पत्ते नीचे रखकर कह रहा होता है और वो लड़की भी जानती है कि उसके पास 2 इक्के हैं। और डायसिया खड़े होकर कहता है मैं एक ही बात को बार बार सोच रहा हूँ, क्या ये मेरे साथ दूसरी बार होना चाहिए? क्या मुझे दूसरी बार हारना चाहिए? तो वो लड़की अपने कंधे को हिलाकर कह रही होती है तुम्हारा पहली बार हारना ही काफी नहीं है। और फिर वू शेंग को दिखाते हैं जो सीधा ही दरवाजे के बाहर होता है और अपनी बंदूक को लेकर अंदर की तरफ बड़े ध्यान से बढ़ रहा होता है। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा कि क्या हुआ है, क्या वू शेंग असलियत जान पाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था और इसके साथ ऐसा क्यों हुआ और ये लड़की कौन है और ये सब कुछ इसके साथ क्यों हो रहा है, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। जब तक के लिए बाय बाय।